ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज आपका 5 नंबर का टॉपिक है, ठीक है। 5 नंबर के लिए हमें ये पढ़ना है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सक्लूडिंग अकोमोडेशन बिल इंसॉल्वेंसी, इसको एक्सक्लूड बोल रखा है, बट छोटा मोटा क्वेश्चन बन भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। देन कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज देखते हैं क्या होता है। किसी ने पढ़ा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? था किसी के उसमें, मतलब लॉ के सिलेबस में? होगा तो ये लॉ में होगा, ये पूरा एक्ट आपके लॉ में होगा। अभी नहीं होगा तो इंटर में होगा फिर। इन इंडिया द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? गवर्न द प्रोविजन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एज पर दिस एक्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड। क्या डिफाइंड किया? एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग और अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर। क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, रिटर्न में होता है, जो कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है भाई? अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर directing a certain person to pay certain sum of money only to the order of certain person to the bearer of the instrument। सीधी सीधी सी बात लिखी है कि एक प्रॉमिस लेटर है, उस प्रॉमिस लेटर पे लिखा हुआ है कि कुछ मनी पे करना है किसी ऑर्डर पे सर्टेन पर्सन को, तो पर्सन भी सर्टेन है, अमाउंट भी सर्टेन होना चाहिए, यानी अमाउंट भी फिक्स होना चाहिए। किसको पेमेंट करनी है? बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसके हाथ में वो पेपर होगा हम उसको पेमेंट कर देंगे। एडवांटेज प्रूफ बन जाता है कि हाँ आपने ट्रांजेक्शन्स करी थी, इजीली ट्रांसफर हो जाता है, सेफ होता है, ठीक है। तो ये एडवांटेज है। ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस बन जाएं तो उसमें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे पॉइंट काम आएंगे फिर से, जैसे बीआरएस में था। तो ये थ्योरी भी याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट्स हैं, नोट करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अपनी नोटबुक में फॉर रिविजन्स के लिए। Based on the definition, the following feature of bill of exchange are noticed. It is an instrument in writing. It contain unconditional order signed by the maker. साइन कौन करेगा? बनाने वाला। अच्छा, जो बिल ड्रॉ करेगा उसको अमाउंट रिसीव होगा या पेमेंट करेगा? वो ड्रॉ कौन करता है बिल? एक अमाउंट होता है, एक होता है ड्रॉर, एक होता है ड्रॉई। दो पर्सन होते हैं, ए एंड बी। जिसने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद बिल बी को दिया, बी ने एक्सेप्ट करके वापस ए को दे दिया। तो जो बिल रिसीव कर रहा है, जिसके लिए बी आ रहा है, वही बिल ड्रॉ करता है, ठीक है, याद रखना। जिसने बिल ड्रॉ किया है उसको पैसे मिलने हैं। साइन बाय द मेक, इट इज ड्रॉन ऑन स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर आपने ड्रॉ किया होगा। देयर इज एन ऑर्डर टू पे स्पेसिफिक सम ऑफ मनी, मनी भी फिक्स है, डेट भी होनी चाहिए और स्टैम्प भी होनी चाहिए, रेवेन्यू स्टैम्प भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? देखो कॉपी दे रखी है बिल ऑफ एक्सचेंज की, स्टैंप लगेगी, एड्रेस लिखा जाएगा, डेट, फिर लिख दिया जाएगा 3 मंथ आफ्टर डेट टू पे, 3 महीने बाद हम पे करेंगे 50,000 रुपए, 50,000 फॉर द वैल्यू रिसीव टू बी एक्सेप्टेड। बी ने एक्सेप्ट कर लेगा, उसको भी साइन करके दे देगा, खत्म। ड्यू डेट्स निकालनी आती है सबको? बिल ऑफ एक्सचेंज की डेट अगर आपको बता दी जाए तो क्या आप ड्यू डेट कैलकुलेट कर लोगे? ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट की जाती है बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर? हम्म 3 मंथ एंड 3 डेज एक्स्ट्रा। देखो पार्टीज इन्वॉल्व एक बार ही देखते हैं, फिर समझाता हूँ उसको। ड्रॉर, ड्रॉर मींस ही इज अ पर्सन टू ड्रॉ द बिल, सिंपली सेलर बोलते हैं इसको, जिसको पैसे मिल, ठीक है। ड्रॉई, ही इज द पर्सन ऑन whom टू द बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर आपने बिल बनाया गया है। he has to pay the amount, उसको पे करना पड़ेगा, जो एक्सेप्ट करेगा वही पे करेगा। पे ही द पर्सन टू whom अमाउंट ऑफ बिल इज पेबल। एंडोर्सर कौन होता है? जो ट्रांसफर कर देता है बिल को। एंडोर्सी, ही इज द पर्सन हु फेवर ऑफ द बिल इज एंडोर्स्ड बाय द ड्रॉर।
मान लो हमने किसी को माल बेचा, सामने वाले पर्सन से बिल आया, एक बिल हमारे पास बिल रिसीवेबल है, हमने किसी और को इंडोर्स कर दिया, जिसको इंडोर्स किया वो इंडोर्सर है और जिसने इंडोर्स किया वो इंडोर्सी, ठीक है ना। इस तरह से बियरर इन द पोजीशन, जिसके पास पोजीशन है। डिसऑनर का मतलब बिल क्लियर नहीं हुआ। डिसऑनर ऑफ बिल मींस दैट एक्सेप्टेंस रिफ्यूज टू ऑनर इट्स कमिटमेंट, अगर वो फ्यूचर में मना कर देगा पेमेंट देने से तो उसको बोलेंगे हम डिसऑनर्ड द बिल्स, ठीक है। अभी एंट्रीज तो मैं अभी आपको लिखवा दूंगा, एंट्रीज कोई दिक्कत नहीं है। On the due date and for this payment on the bill presentable does not take place, बिल अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा, वो बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। ये रहा days of grace and date of maturity or due date of bills. The bill is payable at sight, on demand after sight, after dates. The period between the date of drawing of the bill and the period it become due is called tenure of the bill. ठीक है, एग्जाम्पल देखें डेज ऑफ ग्रेस काम कैसे करता है, सुने। इन केस ऑफ अ बिल इज पेबल ऑन डिमांड इट बिकम ड्यू इमीडिएटली, वो तो ड्यू इमीडिएटली हो जाएगा अगर बिल ऑफ डिमांड बनाया है आपने। पेबल ऑन डिमांड यानी कि जैसे ही बोलेगा वैसे ही पैसे देने पड़ेंगे, वो इमीडिएटली ड्यू हो जाएगा, उसमें कोई वो ऐड नहीं करने हमें 3 महीने 3 दिन वगैरह कुछ। अनप्रेजेंटेशन फॉर पेमेंट इन द सेम वे, if the bill not payable on demand, it become due the third day from the date of maturity, maturity के 3 दिन बाद। अगर नॉट पेबल ऑन डिमांड है तो 3 दिन ऐड होंगे, अगर पेबल ऑन डिमांड है तो उस केस में हमारे 3 दिन ऐड नहीं होंगे। These 3 days are called days of grace. For example, एक बिल बनाया गया 1/4/2015 को 4 महीने के लिए, तो 1 अप्रैल के बाद 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 अगस्त में फिर 3 दिन और जोड़ दो, 4 अगस्त। इसको कहते हैं ड्यू डेट या फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी। बताओ किसी को प्रॉब्लम है तो। डेट, ड्यू डेट निकालना अच्छे से आना चाहिए, और मंथली हर महीने में कितने दिन होते हैं ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। इसके ऊपर एक चैप्टर है एवरेज ड्यू डेट, मैं आगे कराऊंगा तो उसमें काम आएगा। तो ड्यू डेट निकालना याद रखना कैसे निकालते हैं ड्यू डेट, और हर महीने में आपको ये भी याद होना चाहिए कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, काम आएगा पूरा। हाँ बोलो। हाँ, ड्यू डेट से बिल पहले अगर पे करेगा तो रिबेट मिलेगा। हाँ जी। डेट ऑफ मैच्योरिटी देखो क्या होती है, डेट ऑफ मैच्योरिटी को भी हम ड्यू डेट बोल सकते हैं। द डेट ऑन विच अमाउंट द बिल बिकम पेबल इज कॉल्ड ड्यू डेट, डेट ऑफ मैच्योरिटी कंप्यूट द डेट 3 days, ऊपर वाली बात लिखी है सेम, ठीक है। टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज देखो, ट्रेड बिल, this bill is drawn to settle a trade transaction। accommodation bill, this bill is used without a trade transaction and is for mutual benefit। दोनों में फर्क पता है किसी को क्या होता है दोनों बिल में, ट्रेड बिल में और अकोमोडेशन बिल में क्या फर्क होता है? कोई बताना चाहे जिसे बताओ, ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल में क्या डिफरेंस है? देखें, मार्केट के अंदर दो कंपनी है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, इनके बीच में एक्चुअल में कोई ट्रांजेक्शन हुई, एक्चुअल ट्रांजेक्शन मींस सेल और परचेज हुई है, सेल और परचेज ऑन क्रेडिट हुई है, जिसके ऊपर बिल बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड बिल। ये दोनों कंपनी, जिसकी भी ये कंपनी है, इसके ऑनर अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने कहा क्यों ना एक रफ बिल बना लेते हैं, मतलब बिना एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स के, मनी की नीड है, उस बिल को यूज करके हम बैंक से डिस्काउंट करा लेंगे, ठीक है। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे अगर इन्होंने बिल बना के एक दूसरे के ऊपर डिस्काउंट करा के उस पैसे को यूज कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन बिल। मिस्टर एक्स नीड ऑफ मनी, ही ड्रॉ बिल ऑन हिज फ्रेंड मिस्टर वाई, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, उसने डिस्काउंट करा लिया, दोनों ने मनी का यूज कर लिया। अब 3 महीने तक इनका काम चल जाएगा, 3 महीने बाद ये बैंक को पे कर देंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को, इसको कहते हैं हम एकोमोडेशन बिल।
ऊपर तो लिखा हुआ था एक्सक्लूडिंग सिलेबस, और यहाँ देखो अंदर दे रखा है आपके सिलेबस के अंदर। फिर अकाउंटिंग स्टेटमेंट दे रखा है, ड्रॉर्स की बुक, ड्रॉई की बुक्स, ठीक है, ये हम पढ़ लेंगे अभी सारा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी आपने जो क्वेश्चंस पूछा था, रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, अगर टाइम से पहले आप पेमेंट करते हैं, सम टाइम द एक्सेप्टर ऑफ द बिल डिजायर टू मेक इट्स पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, he will do so if he is given some rebate or discounted by the holder, अगर उसको कोई डिस्काउंट वगैरह मिलेगा तो वो टाइम से पहले पैसे दे देगा, अर्लियर पेमेंट कर देगा। दिस रिबेट इज लाइक डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड एट एग्रीगेट रेट फॉर द पीरियड बिटवीन द डेट और अर्लियर पेमेंट एंड द ड्यू डेट ऑफ द बिल, ठीक है। Thus, if a bill is paid before its due date and some rebate or discount is allowed by the holder or to the acceptor, it is said to be retired under rebate। इसको कहते हैं रिटायर्ड अंडर रिबेट। रिटायर का मतलब है बिल क्लियर हो गया, ठीक है। रिन्यूअल्स मतलब पता है क्या होता है, रिन्यूअल्स ऑफ बिल, मीनिंग रिन्यूअल ऑफ बिल का क्या होता है, देखो सम टाइम, हाँ हाँ वापस बना लेना, पुराने वाले बिल को कैंसिल करके एक नया बिल बना लेना। नया बिल इसलिए बना रहे हैं भाई क्योंकि अभी हम पैसे नहीं दे पाएंगे। जैसे ड्यू डेट आई, ड्यू डेट आते ही उसने ड्रॉई ने कह दिया भाई अभी हमारे पास पेमेंट नहीं है, प्लीज एक नया बिल बना दो और कुछ टाइम हमें और दे दो। तो ड्रॉर कहेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने का तो टाइम हमने दे ही रखा था। अगर एक्स्ट्रा पीरियड चाहिए तो इंटरेस्ट लगेगा। रिन्यूअल ऑफ बिल में जनरली इंटरेस्ट लगता है। Sometime the drawer of the bill is not able to meet the bill on due date, तो बिल डिसऑनर्ड हो जाए, इससे बेटर क्या है पहले ही बता दो उसको। ही में रिक्वेस्ट टू द ड्रॉर, ड्रॉर को रिक्वेस्ट कर सकता है एक न्यू बिल बना दो। सम टाइम पे सर्टेन अमाउंट आउट ऑफ एक्सेप्ट, कुछ कैश भी दे ले लो और बाकी के लिए बिल बना लो, कोई बात नहीं, इस पे इंटरेस्ट दे देंगे, कोई बात नहीं, सर्टेन इंटरेस्ट लग सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट या तो कैश में पे कर दो या तो इंक्लूड कर लेंगे फ्रेश बिल के अंदर, कोई बात नहीं, ठीक है। इसे कहते हैं हम रिन्यूअल्स ऑफ बिल। जनरल एंट्री देखते हैं इन टॉपिक्स में, चलिए जनरल एंट्रीज। सपोज करो देयर आर टू पार्टी, ए इज अ ए एंड बी, दो पार्टी है हमारे पास। ए है सेलर एंड बी है बायर। देखना ध्यान से, फर्स्ट केस में आपको बता रहा हूं, ए ने कुछ माल बेचा बी को, तो एंट्री क्या करेगा ये, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नॉर्मल एंट्री, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 50,000 रुपए की सेल्स कर दी। बताओ बी क्या एंट्री करेगा सेम ट्रांजेक्शन्स की। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। अब बी के पास सफिशिएंट मनी नहीं है देने के लिए, तो बी ने क्या करा, एक बिल बना के दे दिया, एक बिल ड्रॉ करा बी ने। तो बी क्या एंट्री करेगा, सुनना ध्यान से, ए डेबिट, लाइबिलिटी खत्म, टू बिल्स पेबल, बी को बोलोगे आप ड्रॉई, ठीक है, क्योंकि बी ने एक्सेप्ट किया है कि वो पेमेंट कर देगा बाद में, ही इज अ ड्रॉई एक्सेप्टर, बी इज एक्सेप्टर, ए इज ड्रॉर। ए के पास एक बिल आया, बिल रिसीवेबल, डेबिट टू बी, बी से आया ये बिल 50,000 रुपए का। बताओ बी क्या करेगा, ए क्या करेगा इस बिल का, ए क्या करेगा इस बिल का। अब 3 महीने का बिल है, ये जो बिल आया है 3 मंथ का है, ए क्या करेगा इस बिल को, 3 महीने तक या तो वेट करे। फर्स्ट कंडीशन, वेट करो 3 महीने, 3 महीने बाद अपने पैसे ले लेना, ठीक है। 3 महीने बाद, 3 महीने तक वेट किया और 3 महीने बाद अगर इसको पैसे मिल गए तो क्या एंट्री होगी यहाँ पर, बताओ। आफ्टर 3 मंथ ए बिल इज क्लियर, आफ्टर 3 मंथ बिल क्लियर, क्लियर हो गया।
कोई प्रॉब्लम नहीं, वही पेमेंट आ गई 3 महीने बाद। बताओ क्या एंट्री करें हम यहाँ पर? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, राइट। अगर पेमेंट नहीं आती तो क्या एंट्री करते इफ डिसऑनर्ड होता तो? पता है किसी को? अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाता तो क्या एंट्री करनी पड़ती है हमारे? रिवर्स एंट्री इसकी, बी डेबिट टू बी आर, बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। यहां पर क्या एंट्री होगी? इफ बिल पेड, अगर बिल पे कर देगा तो क्या एंट्री करेगा? ए, बिल्स पेबल डेबिट टू ए, सिंपल, बिल्स पेबल डेबिट टू ए। और सेकंड एंट्री क्या करेगा? इफ नॉट पेड, डिसऑनर्ड हो जाए अगर, तो क्या एंट्री करेगा? रिवर्स, बिल्स पेबल डेबिट टू ए। ठीक है, रिवर्स एंट्री कर देगा इस। बताओ इस केस में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो? सिंपल केस बिल्कुल। एक बिल बनाया, सामने वाले को दे दिया, सामने वाले ने वेट किया 3 महीने का और उसको 3 महीने बाद हमने पैसे दे दिए। अरे 1 मिनट, ये मैंने ऊपर भी ना डिसऑर्डर की कर दी। ठीक है, बिल पेड की एंट्री में कैश आ जाएगा, नॉट पेड की में रिवर्स हो जाएगी, बीपी डेबिट टू वे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वे। और देखो इसमें आगे का केस क्या बनता है। अगर ए ने बिल को डिस्काउंट करा लिया होता तो क्या एंट्री करता? इफ बिल डिस्काउंट फ्रॉम बैंक, तो क्या एंट्री करी जाती ए की बुक्स में? यहां पर एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, एंड बिल इज डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड आफ्टर डिस्काउंटेड। बताओ क्या एंट्री करूं अब मैं? मैंने तो बिल डिस्काउंट करा लिया था बैंक से और बी ने पेमेंट नहीं करी बैंक वालों को, तो क्या एंट्री करेंगे हम डिसऑनर्ड होने पर? पिछली बार डिसऑनर्ड होने पे एंट्री क्या करी थी हमने? बी डेबिट टू बी आर। अब क्या एंट्री करूं यहां पर? बी को तो डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट किसको करें? बी आर को तो ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है। बी डेबिट टू बैंक, क्या? हाँ नहीं, बैंक करोगे, बी डेबिट टू बैंक, रिवर्स। ठीक है, क्योंकि देखो बैंक को डेबिट कर लिया ना बी आर की जगह, अब तो बैंक को रिवर्स कर दो क्रेडिट। एक्चुअल में क्या होता है, अगर ये पर्सन बैंक बिल से डिस्काउंट करा के लेकर आता है ए से, ए बैंक को बिल, ए क्या करता है, बिल को डिस्काउंट करा के लाता है बैंक से, तो जब टाइम आता है मैच्योरिटी डेट, अगर बी बिल पेबल नहीं करता है, बी की तरफ से डिसऑनर्ड हो जाता है, तो बैंक वाले इसके अकाउंट से पैसे काट लेंगे ए से, क्योंकि ए ने डिस्काउंट कराया था। अब उस केस में क्या होगा फिर? ए का बैंक कम हो जाएगा और ये रिकवर कहां से करेगा? बी से। यहाँ पर एंट्री सेम होगी, बी वाले में एंट्री सेम होगी, पेमेंट करेगा तो बिल पेबल डेबिट टू कैश, नहीं पेमेंट करेगा तो रिवर्स, बिल्स पेबल डेबिट टू ए। नोटिंग चार्ज की एंट्री कौन करेगा बताओ? ए करेगा या बी करेगा?
अगर बैंक ने नोटिंग चार्ज ले लिए होते तो हम इसी में ऐड कर देते यहाँ पर, तो 51,000 लिख देते इसको, या 52 लिख देते, जितना भी नोटिंग चार्जेस होता ऐड करके हम इसी में लिख देते। बी के पास क्या एंट्री होती डिसऑनर्ड होने की, ये ऐसे करता, बिल्स पेबल डेबिट कितने रुपए का था, 50,000 का। नोटिंग चार्जेस सिर्फ यही लिखेगा और कोई भी नहीं लिखेगा नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस डेबिट 1,000 रुपए, किसको देने हैं ये, ए को देने हैं 51,000। बताओ समझ आया या नहीं आया। और ए क्या एंट्री करता, ए तो वही एंट्री करता, बी डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो ये डिस्काउंट कराने की नोटिंग चार्जेस देखो क्या होगा, नोटिंग चार्जेस का मतलब है जब आप बिल डिस्काउंट करा लोगे, अगर आप बिल डिस्काउंट कराने जाओगे बैंक से, मान लो ये बैंक बिल डिस्काउंट करा के लेकर आया मैं 1049, राइट, मुझे 49,000 मिल गए, 1,000 रुपए बैंक वालों ने डिस्काउंट ले लिया, 50,000 का बिल था। इन फ्यूचर अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाता है, बिल डिसऑनर्ड किसकी वजह से होगा, बी की वजह से। अगर बी पेमेंट कर दे तो बिल डिसऑनर्ड नहीं होगा, बट बी ने पेमेंट नहीं करी, बिल डिसऑनर्ड हो गया। बिल डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक ने क्या किया, 1,000 रुपीज हमारे एक्स्ट्रा ले लिए, ये 50 की जगह 51 ले लिए, तो ये बताओ 1,000 रुपीज हम इससे नहीं मांगेंगे बी से। बिल डिसऑनर्ड हो जाता है डिस्काउंट कराने के बाद, ए ने डिस्काउंट करा लिया था जिस बिल को, वो डिसऑनर्ड हो गया फ्यूचर के अंदर, तो क्या एंट्री करेगा, बी डेबिट, बी से कितने रुपए मांगेगा वो, 50,000 रुपए की जगह 51,000 रुपीज मांगेगा, और बैंक कितने से कम हो गया है, 51 से। तो ठीक है, बट बी ए एंट्री नहीं करेगा नोटिंग चार्ज की, ए ने तो इसी में ऐड करके लिख दिया भाई, बी से कितने रुपए मांगे उसने, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मांगे, 50,000 तो बिल के थे ही, 1,000 रुपए नोटिंग चार्ज के। अब बी का लॉस हो गया, ए का लॉस थोड़ी हुआ है, ए तो यहाँ से रिकवर कर लेगा बी से। अब बी की एंट्री करेगा, बिल पेबल 50,000 का था, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ए को, तो टोटल कितने देने पड़ेंगे ए को, 51,000 देने पड़ेंगे। जब बी पेमेंट करेगा ए को इन फ्यूचर, या नया बिल बना के देगा, तो कितने का देगा, 51,000 का, जिसमें नोटिंग चार्जेस ऐड ऑन हुए होंगे। तो हमेशा वही लिखेगा नोटिंग चार्जेस जिसके लिए बिल पेबल है, बाकी हाँ, बाकी सारी पार्टी अदर पार्टी से रिकवर कर लेंगी। तो एक तो डिस्काउंट कराने का केस है, एक तो वेट करने का केस है, और कौन सा था, एक मिनट, हाँ एक ही केस है हमारा एंडोर्समेंट का। देखो एंडोर्समेंट का क्या केस बनता है, यहाँ पे 3 पार्टी ले लेते हैं। एक बिल रिसीवेबल आया इसके पास 50,000 रुपए का, मान लो बी से, बी आर डेबिट टू बी, बी की एंट्री करेगा, ए डेबिट टू बिल्स पेबल, सिंपल एंट्री। इंडोर्समेंट कौन कर सकता है, सिर्फ ए कर सकता है, ए ने इस बिल को उठा के किसको दे दिया, सी को। वेट कुछ नहीं करा इसने, इस बिल को उठाया और सी को ट्रांसफर कर दिया। देखना ध्यान से, सी को हमने ये बिल ट्रांसफर कर दिया, तो एंट्री क्या करेंगे, सी डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कितने की, 50,000 रुपए की, 50,000 रुपए से एंट्री हो जाएगी। सी क्या एंट्री करेगा, बी आर डेबिट, बी आर आया 50,000 का, कहां से आया इसके पास, ठीक है, सी के पास बिल कहां से आया, ए के पास से। अब बताओ सी क्या करेगा इस बिल को, या तो वेट कर ले 3 महीने, 3 महीने वेट करा और इसको पैसे मिल गए तो बिल्कुल सिंपल एंट्री, नहीं मिले तो डिसऑनर्ड की एंट्री।
या फिर डिस्काउंट करा ले। डिस्काउंट कराने के बाद अगर बिल क्लियर हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्काउंट कराने के बाद डिसऑनर्ड हो गया तो सी पैसे मांगेगा ए से, ए मांगेगा बी से। यह समझ। इन फ्यूचर अगर ये बिल क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर पैसे आ जाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, सिंपल। इन फ्यूचर अगर बिल डिसऑनर्ड हो गया, इफ डिसऑनर्ड, अगर ये बिल डिसऑनर्ड हो गया तो क्या एंट्री करेगा, ए डेबिट टू बी आर, ए डेबिट टू बी आर, रिवर्स एंट्री। और ए क्या एंट्री करेगा बताओ डिसऑनर्ड होने पर? इसने तो बी आर को डेबिट करके क्रेडिट भी कर दिया, खत्म कर दिया था बी आर को। ए क्या एंट्री करेगा, ए एंट्री करेगा बी से पैसे लेने हैं, बी को रिवर्स कर दो और सी को भी रिवर्स कर दो, खत्म बात। बी से लेने हैं 50,000 रुपए, सी को 50,000 रुपए देने हैं, इस बात में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? इस एंट्री के अंदर ये होगी डिसऑनर्ड की एंट्री इंडोर्समेंट के बाद इन द बुक्स ऑफ ए। बी क्या एंट्री करेगा डिसऑनर्ड होने की? बी तो रिवर्स एंट्री कर देगा, बीपी डेबिट टू ए, खत्म। समझ में आ रहा है सबको? सिंपल एंट्री, ये नॉर्मल एंट्री है और कुछ नहीं है। इस केस में और कुछ नहीं होगा, खत्म यहां पर पूरा। डिसऑनर्ड हुआ यहां से गया ए के पास, ए के पास से कहां पे गया, बी के पास। प्रॉब्लम तो तब थी जब सी ने क्या कराया होता, अगर डिस्काउंट करा लिया होता और डिस्काउंट कराने के बाद डिसऑनर्ड हो जाता। इफ बिल डिस्काउंट, अगर बिल डिस्काउंट करा लेता, कौन डिस्काउंट कराता, सी डिस्काउंट कराता, क्या एंट्री करता, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट कर लिया, डिस्काउंटिंग चार्जेस ये भी डेबिट टू बी आर, डिस्काउंट करा लिया। और इन फ्यूचर डिसऑनर्ड हो जाता, उसके बाद इन फ्यूचर क्या होता, ये बिल डिसऑनर्ड हो जाता। डिस्काउंट कराने के बाद अगर डिसऑनर्ड हो जाता तो क्या एंट्री करता सी? देखो सी के पास एक बिल आया था ए से, पहले डिसऑनर्ड हो गया तो रिवर्स एंट्री, बट अगर डिस्काउंट कराने के बाद डिसऑनर्ड हो गया तो किससे पैसे लेने, ए से। तो एंट्री यहां पर वही होती जो डिस्काउंट कराने के बाद होगी। क्या एंट्री होती, ए डेबिट टू बैंक। जब कभी भी डिस्काउंट कराने के बाद डिसऑनर्ड हो तो याद रखना बैंक क्रेडिट होगा 50,000 रुपए से, और बैंक ने अगर एक्स्ट्रा पैसे लिए तो 51,000 हो जाएगा, कोई बात नहीं, नोटिंग चार्जेस इंक्लूड करके। ए क्या एंट्री करेगा फिर, ए एंट्री करेगा बी से पैसे लेने हैं, सी को पैसे देने हैं। अगर बिना नोटिंग चार्ज किया तो 50,000 रुपए, नोटिंग चार्ज है तो 51,000 से कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नोटिंग चार्ज लिखेगा नहीं, नोटिंग चार्ज लिखेगा कौन, नोटिंग चार्ज लिखने वाला पर्सन सिर्फ बी है जिसका ओरिजिनल बिल है, यही लिखेगा नोटिंग चार्ज बस। ये क्या एंट्री करेगा डिसऑनर्ड होने पे, बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्ज डेबिट, इंडोर्स करने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नोटिंग चार्ज डेबिट टू ए, इसको पेमेंट किसको करनी है, ए को करनी है 50,000 रुपए। अगर 1,000 का नोटिंग चार्ज है तो वो भी डेबिट 51,000। बताओ किसी को नहीं समझ आया तो? ठीक है, तो मैंने आपको 3 केस अब बता दिए हैं, सिंपल इंडोर्समेंट वाला केस, सिंपल वाला केस, ठीक है, और डिस्काउंटेड वाला।